पूछ सकते हैं, और व्याख्यान के दौरान भी मैसेज के द्वारा, टिप्पणियों के द्वारा आपको अगर कुछ कहना है या कुछ आपको पूछना है तो मैसेजेस के द्वारा आप कह सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि व्याख्यान के दौरान आपका माइक ऑफ रहे। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कि जो शताब्दी व्याख्यानमाला हम लोगों ने आरंभ की है ऑनलाइन, उसके आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर मोहन, ये हम लोगों को सौभाग्य है कि उन्होंने इस व्याख्यानमाला में अपने लेने की सहमति सहर्ष प्रदान की। हम में से बहुत सारे लोग मोहनकांत गौतम साहब के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ नए ऐसे अध्येता भी हो सकते हैं, विद्यार्थी भी हो सकते हैं जो प्रोफेसर मोहनकांत गौतम के बारे में उतना न जानते हों। इसलिए मैं आपके बारे में संक्षिप्त सा परिचय दे देता हूं और उसके बाद फिर गौतम साहब अपना व्याख्यान आरंभ करेंगे। प्रोफेसर मोहनकांत गौतम यूरोपियन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट, बर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज लीडन और नीदरलैंड में प्रोफेसर रहे हैं। आपका कार्य एंथ्रोपोलॉजी, साहित्य, भाषा विज्ञान और व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रहा है, और आपने मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, कैरेबियन आइलैंड्स और यूरोपियन देशों में रहकर समाज की और ज्ञान के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। आपकी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से कुछ एक का मैं जिक्र यहाँ पर कर देता हूँ। और यह भी खास है कि प्रोफेसर गौतम ने कई भाषाओं के जानकार वो तो हैं ही, उन्होंने हिंदी में भी किताबें लिखी हैं, जैसे सूरीनाम में रामायण, हालैंड में हिंदी, हिंदुस्तानी व्याकरण पर काम किया आपने, आज्ञे की कविताओं का डच में अनुवाद किया, फ्रेंच, अंग्रेजी, डच, हिंदी, उर्दू, संथाली आदिवासी भाषाओं के भी आप जानकार हैं। और आपको कई भारतीय, विदेशी और दूसरे देशों के पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आज आप जिस विषय पर व्याख्यान देंगे उसका संबंध कैरेबियन प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान और उसमें हिंदी या हिंदुस्तान का क्या योगदान है। और मेरा ख्याल है कि इसी के इर्द गिर्द प्रोफेसर गौतम का व्याख्यान होगा। वो व्याख्यान अपना प्रारंभ करें इससे पहले मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामकली सर्राफ, जो इस समय फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की डीन भी हैं, उनकी तरफ से भी प्रोफेसर गौतम का मैं स्वागत करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार से बना रहेगा। इस संक्षिप्त से परिचय के बाद ये हमारा सौभाग्य है कि पेरिस से प्रोफेसर नलिनी डलवाय भी जुड़ गई हैं। गौतम साहब से उनका पुराना संबंध और परिचय है, तो ये हमारे लिए और भी ये व्याख्यान विशिष्ट हो जाता है। वो पिछले व्याख्यानों में भी प्रोफेसर नलिनी डलवाय जुड़ती रही थी, लेकिन ये मेरी कमी है कि मैं उनका जिक्र, उनका नामोल्लेख नहीं कर पाया। तो उनके आने से इस व्याख्यान की गरिमा और भी बढ़ गई है। तो फिर अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये 1 घंटे का ये व्याख्यान होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और 1 घंटे के बाद जो भी आप लोग बातचीत करना चाहें, पूछना चाहें, जैसा कि मैंने कहा, आप कर सकते हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर गौतम से कि वो अपना व्याख्यान आरंभ। नमस्कार। पहले तो मैं जिस विषय पर मैं बोल रहा हूँ वो तो आप सबको पता है, लेकिन धन्यवाद आपको देना चाहूँगा प्रोफेसर राजकुमार जी,
आप और आपकी टीम के जो सदस्य हैं और आपके अध्यक्ष तो नहीं हैं, जिन्होंने BHU से ये व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, विषय वैसे काफी बड़ा है, क्योंकि जब हम कैरिबियन देशों के प्रवासी भारतीयों के बारे में सोचते हैं और उनकी सांस्कृतिक पहचान के बारे में सोचते हैं, तो ये हम जानते हैं कि बिना संप्रेषण के हम कुछ नहीं कर सकते, और वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो भारतीय प्रवासी जो उत्तर भारत से गए, विशेष रूप से यूपी, बिहार, बंगाल भी था, नेपाल भी था, राजस्थान भी था, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सब अपनी अपनी जो मातृभाषाएं बोला करते थे वो साथ ले गए। और क्योंकि इनको अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी कहते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में तो भाषा शुरू हो गई थी, तो हिंदुस्तानी के नाम से ही इनको पुकारा जाता था। लेकिन यहाँ पर एक अनुचित बात हुई कि जब जब इन लोगों को भेजा गया तो इनको भारतीय नहीं कहा गया, उत्तर प्रदेशी नहीं कहा गया, बिहारी नहीं कहा गया, इनको कहा गया कुली। एक तरह से ये बहुत ही अच्छा शब्द नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लोग गए तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, तो इनको कुली के नाम से ही, चाहे वो त्रिनिदाद रहा हो, चाहे वो सेंट लूसिया रहा हो, चाहे ग्रनादा रहा हो, सब जगह कुली के नाम से ही पुकारा जाता था। लेकिन ये लोग क्यों गए? इसलिए गए कि इनकी भी बहुत समस्याएं इनके अंचलों में थी, इनके गांव में थी। सामाजिक संस्थाओं में तो विशेष रूप से जहां पर ये लोग काम करते थे, वहां जमींदारी प्रथा से इनको, पुलिस की प्रथा से इनको काफी नुकसान होता था, और जमीन तक इनकी छिन जाती थी, इनका खाना भी छिन जाता था। और अगर ये कोशिश करते कि इनकी सुनवाई हो, वो सुनवाई भी नहीं होती थी। दूसरी चीज, एक परिवार में भी अगर स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो इन सब समस्याओं के निवारण के लिए उन्होंने कहा कहीं और जाएं, जहां पर कम से कम हमको आदर तो मिलता रहे। तो अब ये हुआ कि इन लोगों को पकड़ा गया। इनको कहते थे अकाटी, और जो जो उपनिषद के जो बागान होते थे, द्वीप होते थे, वहां के एजेंट जो हैं कलकत्ते में बैठ के उनको, उनसे कहते थे कि आप लोगों को पकड़ के लाओ और उनको हमारे देशों में भेजो। तो इन अरकाटियों ने लोगों को धोखा दे के, बता के, जो भी कुछ कहिए, एकत्रित किया और मेलों में, मंदिरों में इनको जाके पकड़ा और इनको सब्ज बाग दिखाए कि आप एक ऐसे टापू जाएंगे जहां पर आपको गन्ने की खेती करनी पड़ेगी और आपको पैसे बहुत मिलेंगे। तो उस लालच में ये लोग वहां से निकल लिए। तो इनको सब डिपो भेजा गया, जो बहुत जगह होता था, और सब डिपो से फिर इन लोगों को कलकत्ता भेजा जाता था। फिर कलकत्ते से ये लोग जहाजों के जरिए कैरिबियन कंट्रीज के देशों में जाते थे। वैसे और भी देशों में भी गए, लेकिन प्रथा यही थी। लेकिन अब यहाँ पर हमारी जो आवश्यकता है वो ये है कि ये क्यों गए भाई, ये तो मैंने बता दिया। और प्राकृतिक परेशानियां भी थी, कहीं भूकंप आ गया, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं पानी बहुत पड़ गया, कहीं सूखा हो गई। तो इनसे बचने के लिए, पैसे के लिए इनको बाहर जाना पड़ा। और जब ये बाहर गए तो इसमें दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये, मैं कुछ जरा संक्षिप्त में थोड़ा सा इतिहास के रूप में बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं हिंदी के ऊपर आऊंगा। वो ये कि
जी 1833 में गुलाम प्रथा का अंत हुआ। जो दास थे, जो अफ्रीकन लोग थे, जिनको के उपनिवेशवाद वालियों ने वाद के देशों ने अपने टापुओं में, अपने उपनिवेशों में रखा था, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी और 1833 में उनको स्वतंत्र कर दिया गया। और तब से भारतीयों के ऊपर इनकी निगाह गई कि भारतीय लोग जो हैं ये बहुत काम करने वाले हैं, ये मन से काम करते हैं और ज्यादा पूछते भी नहीं हैं। तो फिर इनको लोगों ने भर्ती करना शुरू किया और भेजना शुरू किया। अब पहला देश तो मॉरिशस था, जहां 1834 में लोग गए। उसमें शुरुआत के जो पहला जहाज था उसमें तो आदिवासी लोग भी, मुंडा, संथाल, ओरांव, इनको भी भेजा गया था। लेकिन वहां जब ये लोग पहुंचे, इन्होंने काम किया, तो इसके बाद फिर अंग्रेजों ने ये सोचा कि किसी दूसरे उपनिवेश में भी इनको भेजा जाए और इनसे काम करा जाए, क्योंकि वहां पर भी यही समस्याएं हो रही थी। तो 1838 में फिर ब्रिटिश गयाना, जिसको आजकल गयाना कहते हैं, वहां के लिए हिंदुस्तानियों को भेजा गया या भारतीयों को भेजा गया। नाम वही रखा गया उनका, कुली। और उसके बाद फिर 40-45 के बीच में जमाइका, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाद, इन देशों में भारतीयों को भेजा गया। और इनका काम यही था कि वो वहां पर गन्ने का काम करें, ये तो मुख्य था ही। कॉफी का काम भी था और केलों का भी काम था, उनके पौधों का भी देखभाल करने का काम था। रुई भी थी। तो इस तरह से ये लोग काम करने के लिए वहां गए और वहां इनको 5 वर्ष का ठेका दिया गया। ये शर्तबंदी ये का उनकी प्रथा थी कि आप 5 वर्ष यहाँ काम करेंगे और 5 वर्ष में के बाद आप या तो फिर से एक ठेका ले लें 5 साल का, और उसके लिए ये आवश्यक था कि आप भारत नहीं जाएंगे। अगर आप भारत नहीं जाएंगे तो दूसरा ठेका मिल जाएगा और हम आपसे पैसा जाने का कुछ नहीं लेंगे, आप यहीं रहेंगे। क्योंकि भारतीयों को और हिंदुस्तानियों को, जो भी आप नाम दें, जरूरत थी। तो उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे और पैसा कमा कर फिर हम भारत जाएंगे। और बहुत से लोग गए भी, लेकिन उनकी बहुत ही दुर्दशा हुई, क्योंकि उनको जब वो अपने गांव में पहुंचे तो उनको उनके साथ जो सुलूक किया वो अच्छा नहीं किया। उनका सब पैसा ले लिया गया और उनको सड़क पर छोड़ दिया गया। बेचारे फिर लौट के कलकत्ते आए। कुछ लोगों ने मजदूरी की, कुछ लोगों ने यही प्रयत्न किया कि हम फिर से उन उपनिवेश के जो टापू हैं जहां पर हमने काम किया था वहीं जाएं। और बहुत से लोग चले भी गए। लेकिन इस पर भी अभी तक बहुत रिसर्च, शोध काम नहीं हुआ है जो होना चाहिए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि शुरू में जब यहाँ कैरिबियन कंट्रीज में लोग गए तो कम से कम इनको 8-9 महीने से साल लग जाता था उस देश में पहुंचने में। क्योंकि पहले तो इनको पकड़ा गया अर्काटियों ने, फिर उनको सब डिपो में भेजा गया। मुझे माफ कीजिएगा, कभी कभी मुझे इन सब अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अनुवाद पता नहीं है, तो मैं सब डिपो ही कह रहा हूँ। और फिर सब डिपो से इनको कलकत्ता भेजा गया। कलकत्ता में गार्डन रीच एक बंदरगाह था, वहां पर जहाज आते थे। वो तब पाल के जहाज थे। उन पाल के जहाजों में भी 3 महीने लग जाते थे। तो 3 महीने तो यहाँ सब डिपो में लग गए, 3 महीने वहां लग गए। और उसके बाद जब जहाज जाता था तो कैरिबियन देश तो बहुत दूर हैं, वहां भी 3 महीने लग जाते थे। उसके बाद वहां पर भी एक सब डिपो होता था, ये लोग उतरते थे और वहां पर भी 1-2 महीना निकल जाता था। फिर इनका चुनाव होता था कि वो किस बागान में जाएंगे और कहाँ काम करेंगे। तो किस बात का है कि उनके साथ सलूक उपनिवेश के मास्टरों ने वही किया जो उन्होंने दास लोगों के साथ किया था।
बैरक्स वही थी, मतलब मकान वही थे, उन्हीं मकानों में इनको रखा गया। और बड़ी सुबह समझिए सुबह से लेके शाम तक 12-12 घंटे इनसे काम कराया गया। और अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसको छुट्टी तो मिलती ही नहीं थी, और उसकी रिपोर्ट हो जाती थी पुलिस में और पुलिस उसको बंद कर देती थी। खैर, इस तरह से ये लोग वहां पहुंच गए। लेकिन जिन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए, शर्तबंदी 2 उन्होंने ली, उनके साथ ये हुआ कि उनको जमीन मिली, त्रिनिदाद में भी मिली, गयाना में भी मिली, और आपके जमाइका में भी मिली, और जो अब हम सूरीनाम की बात करेंगे वहां भी मिली, जिसको डचेस गयाना कहा जाता था। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि ये लोग अपने देश से एक नए देश गए जिसके बारे में इनको कुछ पता भी नहीं था। वहां नए लोग मिले, नए लोगों में क्रियोल जो कि एक तरह के अफ्रीका के दास थे, ये मिले। कुछ जिनको हम रेड इंडियंस भी कहते हैं वो भी थे। लेकिन जो परिवेश था बिल्कुल अनजाना, इनको अनजान सा लगा। हाँ, खेतों में काम किया और वहां पर इनको तनख्वाह मिलती रही, अपने हिसाब से काम करते रहे, लेकिन अपने साथ ये कुछ चीजें ले गए थे। एक तो रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस कुछ लोग अपने साथ, सब तो नहीं, सब तो पढ़ ही नहीं सकते थे, और कुछ लोग जो हैं हनुमान चालीसा भी लेके थे, वो भी तुलसीदास जी ने लिखी थी। और साथ में लाल रंग जरूर ले गए, क्योंकि लाल रंग तो जब भी कोई भारत में मंगलकारी काम होता उसमें उसका इस्तेमाल होता है। इन लोगों ने उस लाल रंग से सिंदूर बनाया जो कि शादियों में भी काम आ सकता है, और लाल रंग का उन्होंने उपयोग मंदिरों में भी किया। जो मंदिर बाद में बने तब तो मंदिर नहीं थे, लेकिन एक तरह से लाल झंडी अपने घर के आगे लगाई ताकि लोगों को पता पड़े कि ये जो हैं भारत से हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी बताना चाहते थे अपनी अस्मिता में कि वो भी हिंदू हैं, हालांकि हिंदू के बारे में वहां के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो ये जो सांस्कृतिक चिन्ह वो जो लेके गए, इनसे बहुत सी बातें हुई। लेकिन एक बात और समझिए, तब स्त्रियां बहुत कम थी, एक तरह से न के बराबर थी। बहुत सालों बाद वहां पर करीब 8%, 12%, और सरकार में अंग्रेजों ने भी यही कहा कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो बाद में ये कहा गया कि 50% स्त्रियां जा सकती हैं, लेकिन 50% नहीं गईं। आपको तो पता है कि हिंदी साहित्य में भी लिखा गया है, प्रेमचंद ने शूद्रा लिखी थी और लोगों ने भी लिखा था। लेकिन दुख इस बात का है कि जो भी उन्होंने लिखा वो एज ए चेयर स्कॉलर, यानी जो कुर्सी पर बैठ कर लिखा, और उनको उन देशों के बारे में पता नहीं था, इसलिए जो भी उन्होंने लिखा अपनी भावना से लिखा, लेकिन उस देश के बारे में वो उसका पूरा वर्णन नहीं कर सके। खैर, अब हुआ क्या कि स्त्रियां आने लगी, लेकिन उन स्त्रियों के आने से ये हुआ कि वो अपने साथ धार्मिक जो मान्यताएं मूल हैं, क्योंकि भारत में भी जब भी कोई त्योहार आता है उसकी शुरुआत स्त्रियां ही करवाती हैं, वही याद दिलाती हैं कैसे हमको काम करना है, क्या करना है। तो इन्होंने याद दिलाई और पुरुषों ने उनके साथ मिल के काम किया। और जब शादियां हो गई, बच्चे होने लगे, शादियां हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग शादी करवा के भारत से नहीं आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर इन कैरिबियन देशों में शादी की। तो जब बच्चे होते थे तो उन्होंने ये क्या कहने से सोहर और जो स्त्रियों के गीत हैं वो गाना शुरू कर दिया। हालांकि वो बारहमासा भी गाती थी, लेकिन वो बारहमासा का रूप ये था कि उनका घर अब दूर रह गया, न वो माँ से मिल सकते हैं न बहन से मिल सकते हैं, तो वो बारहमासा एक दूसरे तरह की
के रूप को लेके चला था। उस 12 मासे के अभी तक बहुत कुछ हमको उदाहरण नहीं मिले हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर इस पर खोज की जाए तो बहुत कुछ अब भी वहां मिल सकता है। लेकिन हिंदी तब वहां नहीं थी, क्योंकि हिंदी बोलने के लिए समय लगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि 1873 में, यानी 1863 में, सूरीनाम, जिसको डचेस गयाना कहा जाता है, वहां पर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। और उस उन्मूलन के बाद वहाँ के ये जो डच सरकार है, ये कह दिया कि 10 वर्ष तक वो क्रियोल जो लोग हैं वो काम करें, और तब तक हम प्रयत्न करते हैं। और 1873 में भारतीयों का पहला जहाज लल्लारुक वहाँ पहुंचा, जिसमें ब्रिज वाले भी थे, जिसमें अवधी वाले भी थे, जिसमें बुंदेल के भी लोग थे, जिसमें मगही भी बोलने वाले थे। तो और इन लोगों को, मैं 1873 की बात कर रहा हूँ, तब 15 बागानों में भेज दिया गया, और उन बागानों में भी बहुत फासला था। लेकिन ये हुआ मॉरिशस में, ये हुआ गयाना में, ये हुआ त्रिनिदाद में। पहले दूसरे साल के बाद ही जहाज बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां पर भारतीयों की देखभाल नहीं की गई। बहुत से भारतीय वहीं मर गए, और उसमें अस्पताल उनके पास नहीं थे, दुभाषीय नहीं थे, तो वो किसी से कुछ कह नहीं कर सकते थे। तब इस पर अंग्रेज सरकार, डच सरकार और सरकारों ने यही कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और काम करना होगा, कि हमको, जो हमने लोगों को भारत से भेजा है, वो भारत की प्रजा है, उनका देखभाल हो। तो हुआ क्या कि 5 साल के लिए इन देशों में उन्होंने ये स्थगित कर दिया लोगों को इन देशों में भेजने के लिए भारत से। मैंने कहा ना, हॉलैंड के मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो वहां पर पहले 2 वर्षों में कोई 8 जहाज गए थे, और 8 जहाज में करीब 3-3.25 हजार भारतवंशी वहां पहुंचे थे। और उनके साथ समस्या ये हुई कि अगर हम भारत वापस नहीं जाएंगे तो हम अपने लोगों को कैसे मिलेंगे। हालांकि ये भी जानते थे कि वो काला पानी, यानी दक्षिण से होकर आने का मतलब काला पानी होकर आप आ रहे हैं, और आप उनका बहिष्कार वहां जब भारत में जाएंगे होगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि इतवार को, यानी रविवार को, जो उनको पास दिया जाता था, इसलिए दिया जाता था कि उस पास के द्वारा वो अपने मित्रों से बात कर सकें और उनसे अपनी संस्कृति के बारे में भी अनुमान लगा सकें। वैसे जब जब जहाज आता था, भारतवंशी यही चाहते, तो भारतीय यही चाहते थे कि जहाज में कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ से आया है, और पूछते थे, भाई बताओ हम लोगों के गांव कैसे हैं, और क्या कहने से ये चीज़ों के भाव कैसे हैं, कीमतें तो नहीं बढ़ी हैं, कोई अकाल वगैरह तो नहीं आ रहा है, बारिश तो बहुत नहीं हुई है, ये सब पूछा करते थे। तो एक तरह से संवाद उन लोगों के बीच में होता था। लेकिन जब 5 साल की जब ये अवधि उन्होंने बना दी कि 5 साल तक कोई जहाज नहीं जाएगा, तब ये लोग रोने लगे। इसका मतलब ये है कि हम जो है अब अपने देश कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसा था नहीं। तो उन्होंने एक बात सोची कि हम आपस में सब मिलें और प्रयत्न ये करें कि जो अपनी भाषा, जिसको ये लोग हिंदुस्तानी, हिंदी और जिस नाम से भी पुकारते थे, इसको हम जीवित रखें। और उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने एक तरह से, जो आप तो जानते हैं, 2 समाज भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हुए, विद्वान हुए हैं, फर्गुसन और फिशर। ये 50-60 की बात है, लेकिन तब तो वो नहीं थे, लेकिन उनकी बात वहां भी लागू होती है।
तो फर्गूसन ने जो द्वैतवाद मतलब डियोग्लोसिया की जो बात की, उसमें उसने यही कहा कि जब दो भाषाएं होती हैं तो एक भाषा ऊंची मानी जाती है, एक नीची मानी जाती है। उसका असर वहां उन्होंने देखा कि जो भी भाषा हिंदुस्तानी और ये भारतीय बोलते थे, उनको एक तरह से दूसरी निगाह से देखा जाता था। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग गंवार हैं, इनकी समझ में कुछ आता नहीं, हमारी भाषा बोलें। तो उसके लिए अंग्रेजी चाहे बोलें, चाहे डच बोलें। फ्रांस के जो उपनिवेश थे उनकी बात बिल्कुल दूसरी है, वहां उतनी समस्या नहीं थी, उसके भी दूसरे कारण हैं। तो इन्होंने कह दिया। तो वहां पर त्रिनिदाद, गयाना, जमाइका, इन देशों में यही बात आ गई कि इन लोगों की भाषा नीचे की भाषा है। और एक तरह से इन भारतवंशियों को या भारतीयों को, इनके दिमाग में भी एक नई बात आई कि हम अपनी भाषा तो बोले ही, लेकिन इसको किसी तरह से एक भाषा के रूप में रखें ताकि लोग हमारे संवाद को समझ सकें। तो वहां पर उन्होंने, जो कि एक समाज विज्ञान में भी टर्म आती है, कोइनाइजेशन किया, कि कुछ भाषाओं को मिला के कुछ कुछ शब्द उधर से लिए, कोड स्विचिंग किया और एक भाषा बना ली। और उस भाषा में वो आपस में बात करने लगे। और शाम को आपस में भारत के बारे में बात होती थी, रामायण में अगर किसी को याद था वो सुनाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी भाषा को बनाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, मैंने सूरीनाम को उदाहरण दिया, उन 8 जहाज़ों में जो लोग आए थे उन्होंने यही किया कि हम अपनी भाषा को बचा के रखें। अगर हम कल न भी जाएं तो कम से कम अपनी भाषा तो अपने साथ रखेंगे। और तब जो भाषा का रूप था वही हिंदुस्तानी नाम दे दिया, लेकिन भाषा एक तरह से वाहन बनी उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। 5 साल बाद सूरीनाम में, गयाना में, ट्रिनिदाद में, मॉरिशस भी उसमें है, वहां पर फिर जब ये लोगों का ख्याल किया जाने लगा कि वहाँ दुभाषी भी हों और वहाँ पर क्या कहने से अस्पताल भी हों और उन पर जुर्म न किया जाए, जब ये सब बात हो गई तब फिर से दोबारा जहाज जो है इन देशों में जाने लगे। और तब कुछ वर्ष बाद स्त्रियों को भी भेजा जाने लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि वहाँ स्त्रियों को भेजिए, क्योंकि अगर स्त्रियां नहीं आएंगी तो यहाँ पर हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको बहुत नुकसान है। खैर स्त्रियां वहाँ पहुंची, फिर आपस में लोगों ने शादियां कर ली। और शादियां करने से मैंने बताया था बच्चे हुए, और उसमें स्त्रियों ने बारहमासा और सोहर और झूमर वगैरह इन सब गीतों को रखा। और अगर शादी जब हुई तब तो एक दूसरा उसका सिस्टम था शादी का, क्योंकि उपनिवेशवाद वाले लोग तो नहीं चाहते थे कि इनकी शादियों को हम रिकॉग्निशन करें, उनको हम कहें कि आपकी शादी भी यहाँ के मुताबिक ठीक है। लेकिन वो शादी करते थे क्योंकि पंडित लोग भी कहते, पंडितों और क्षत्रियों को नहीं चाहते थे अंग्रेज लोग कि ये वहां जाएं, क्योंकि समझते थे अगर ये लोग वहां पहुंचे तो ये काम नहीं करेंगे। खैर उन्होंने अपना नाम बदला और नाम बदल के ये लोग वहां पहुंचे। और वहां लोगों को पता था, क्योंकि जो जहाजी भाई की एक संज्ञा आती है, जो जहाज में बैठे थे सब मिलकर रहते थे, यही कहते थे कि सब हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। और तो उसमें से जो पंडित थे उन्होंने कहा हम भी आपको आपकी सहायता करेंगे। तो उन्होंने जो है भजन आदि गाने गीत आरंभ किए। जिस किसी को कुछ संस्कृत के कुछ मंत्र आते थे उनका भी उच्चारण किया। इसके साथ ही रामायण कुछ लोग ले गए थे, तो रामायण को पढ़ा और लोगों को बताया कि परिवार को संभालने के लिए हमें रामायण का ही आदर्श लेना है। और हनुमान चालीसा इसलिए कि हनुमान चालीसा, हनुमान से ही शक्ति मिलती है।
हमको संघर्ष करना है और बिना हम संघर्ष की हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो हनुमान को लेकर उन्होंने काम शुरू किया। तो जब स्त्रियां आ गईं तो स्त्रियों ने भी अपनी तरह से काम शुरू किया। लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि बिरहा और बारामासी के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है और न उसको खोजने का प्रयत्न किया है। अच्छा होगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका विभाग भी उस पर कुछ काम करे। वैसे जहाँ तक मुझे पता है गियरसन ने, और ये बहुत पुरानी बात है, गियरसन ने कुछ इसके बारे में नोट किया था 1883 और 1884 में, और रॉयल सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भी उसने छापा था। मैंने भी वहाँ उन देशों में जाके देखा है कि कुछ तो बिरहा वैसे ही हैं जो गियरसन ने नोट किए थे, अपने आलेख में लिखे थे, लेकिन उनका रूप बदल गया है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रूप बदलना है। और इस पर मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि जब भी भारतीय इन देशों में जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो एक दूसरा भारत है, हम अपने देश में आ गए, और उसी को आधार मानकर उन लोगों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन इसमें अंतर है, जब 150 वर्ष कोई किसी दूसरे देश में रहा हो, वो समुदाय, उसकी मूल्य मान्यता भी बदल जाती है। धर्म चाहे हिंदू हो, रीत रिवाज चाहे हिंदू हो, लेकिन उन्होंने वहां से भी कुछ लिया है और उनकी अस्मिता कुछ दूसरी बन जाती है। तो मैं अपने भारतीयों से भी यही कहता हूँ कि आप जिस भी देश में जाओ उन लोगों का आदर करो और उनको ये मत कहो कि तुम तो भाई भारत के ही भाग हो। हाँ ठीक है, हमारे उनके आजा आजी भी भारत से ही गए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भारत की एक प्रति बन गए हैं, एक कॉपी बन गए हैं। वो कॉपी नहीं है। तो गियरसन ने कुछ काम किया था 1883 और 84 में। उसके बाद कोई एक त्रिपाठी थे, मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने भी कुछ काम किया था आपके फोकलोर्स पर, ये जो कि जो हमारे त्योहार होते हैं जैसे फगवा हुआ, दिवाली हुई, रामनवमी हुई, उस पर उन्होंने कुछ लिखा था और वो फगवा के ऊपर था। उसका नाम था, ये 1929 की बात है, चौताल संग्रह। उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ, बहुत से देशों में कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक थे आर्य करके जो कि सुरिनाम गए थे, नहीं गए तो थे वो गयाना, फिर गयाना से सुरिनामी लड़की से शादी कर ली थी। उन्होंने यहाँ नेदरलैंड्स में 1960 के बाद पीएचडी की थी और वो पीएचडी बिरहा पर ही है। और उसको उन्होंने भिन्न भिन्न, असल में लोक संगीत के ऊपर है और लोक गीतों के ऊपर है, वो लिखी है। मैं उनको जानता था, उनका अब देहांत हो गया। वो बाद में एक आर्य समाजी प्रचारक बन गए थे और हरिद्वार में उन्होंने अपना आश्रम खोल लिया था। खैर छोड़िए, तो बात एक दूसरी बात हुई। तो अगर हम उन देशों को देखें तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ मेरे विद्यार्थियों ने काम अवश्य किया, उन्होंने व्याकरण भी लिखा, और लेकिन क्योंकि मैं तो नेदरलैंड्स में हूँ तो त्रिनिदाद का व्याकरण तो नहीं देख पाऊंगा, वहाँ तो उतना कहाँ। हालांकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, लेकिन वहाँ क्या हुआ, वो कुछ नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि भाषा ही लुप्त हो गई। अब भी अगर गांव में कोई जाए तो वहां पर कुछ एक आध शब्द सुनाई दे जाएंगे जिसमें लगेगा कि तो भोजपुरिया बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, कुछ हिंदी भी समझते हैं, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं हुआ। मेरे एक मित्र हैं
सुरेंद्र गंभीर पेंसिल्वेनिया में है, उनका रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने कुछ काम किया था गयाना में, मैंने भी काम किया। मैंने पिछले 2 दशकों से काफी सामग्री एकत्रित कर रखी है, लेकिन मुझे अभी समय नहीं मिल रहा। सब टेप्स हैं और उनको मैं सुनना चाहता हूँ और व्याकरण की दृष्टि से देखना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए और क्या हुआ और कैसे। मेरे ख्याल से ये 70 के बाद मैंने आरंभ की, तो 2 दशक से और ज़्यादा की बात है, लेकिन इस पर मैं काम अवश्य करूँगा। समय चाहिए, समय निकाल रहा हूँ। खैर, इतना कहने के बाद अब सबसे बड़ी जो बात हमारे सामने आती है कि जैसे कि विदिशा, ये विदिशा के बारे में मेरे एक विद्यार्थी ने काम किया था, लेकिन वो पीएचडी नहीं पूरी कर पाया। तो उसने वो लिखता है जैसे, अरे स्त्री की ओर से, अरे स्वामी या स्वामी मोर जब गए विदस्वा, वो तो 3 चीज हर लेता, मतलब स्टोलन, उसने चुरा ली 3 चीजें मुझसे। आँखिया के काजर, मांग का सिंदूर, अब तो सजिया दुर्लभ कर देता, और जो सोने का बेड भी वो भी मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा। एक और है, ये तो विदिशा है, ये भी मेरे विद्यार्थी ने लिखा था। ओ आजा के बात तन सुन ले श्रोता भाई, कि 8 बजे फेरा में जब हंस से हम आई, हंस एक जगह है सूरीनाम में, सूरीनाम की बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे हम बीच बजरिया में जाई, तब बीच बाजार खड़ा बिरहा बनाई। जात कर अहिरना, अहिरना नाम राधा रत्नी, उसी के कसवा ओमन पिसा के धारे चटनी। कौन की दाल रोटी देवत पकड़ाई, जे कोई मांगे ऊपर से धार देव खटाई। बेटवा पतोहिया ओकर जो बेचे पटेटा, वो जो हम लोग शकरकंदी कहते हैं, वहां उसको पटेटा कहते हैं। तब बीच बजरिया में तीनों के देखा, बेच के पटेटवा लगावत रहन लेखा, खरीद लिया उसको। कितनी के दाल चावल कितनी सी सधनवा, जो भोर बचाए हम ढार देव सी सघनवा। पहले मुर्गवा, मतलब जो मुर्गा होता है ना, क्यों जो सुने बोली, तब सास पतोहिया दोनों झप से आंख खोली। पकवत पकवत जो हो गए सवेरा, तो खाना बनाना उसने शुरू कर दिया था रात को। इतने में लैन फैवा मारन लागे फेरा, सुबह हो गया। तो ये एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। और गुरु का नाम हमेशा ले, ये संस्कृति के सिंबल हैं जो उन्होंने संभाल के रखी थी। पहले हम गुरु के गावत, जही जही गुरु रचे जहान, पानी से गुरु पिंड रचे हैं जमीन। तब अलख पुरुष निर्माण, तब फिर आदमी का निर्माण हुआ। पूरन भगत, पूरा रिलीजियस प्रीत हम गाई, मत आना रूप अनूप सहाई। अब हरि कथा सुनो अति परवन, कर जो बन सुर नर नारी। तो ये मैंने एक बात बताई कि कैसे क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन ये कभी भी किसी भी विद्यार्थी ने और यहाँ की सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि इस पर कुछ काम। मैं देखिए, मुझको 50 वर्ष हो गए इस देश में रहते हुए। जब मैं आया था तो मैंने सूरीनामियों पर काम करना शुरू किया और काफी पुस्तक तैयार हैं अब भी। और मैंने सदैव यही कहा कि आप लोग बड़े बूढ़ों को पकड़ो, उनसे उनकी जो जो वो कह सकते हैं स्मृतियां जो उनके पास हैं उसको टेप कर लो, और जो भी और लोकगीत हो सकते हैं उसको भी टेप कर लो। और वो जो है एक तरह का संदेश होगा आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे आजा आजी ने, माता पिता ने क्या किया, और हम उसी संघर्ष से आगे बढ़ें। लेकिन ये नहीं हो पाया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये कि एक व्यक्ति सूरीनाम गए थे। वैसे तो मैंने इधर कुछ लिखा है, आपको भी भेजूंगा। वो था कि जो बायोग्राफीज होती हैं, क्योंकि जो भी भारत से बाहर गए इन्होंने कुछ लिखा तो नहीं,
क्योंकि अपढ़ लोग थे, उनको लिखना भी नहीं आता था, और अगर आता भी होगा तो उसको पढ़ता कौन। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुंशी रहमान खान, और ये मुंशी रहमान खान जो थे, रहने वाले तो थे ये इधर यूपी के, और इनका ये देवनागरी में ही लिखते थे, आप देख सकते हैं। उर्दू नहीं आती थी इनको, जी जी, देवनागरी ही आती थी, और देवनागरी में इन्होंने करीब 16 पांडुलिपियां लिखी। और जब ये गए हैं 1898 में, तो इन्होंने क्या किया कि अपने साथ डायरी रखते थे, और उसमें जो इन्होंने लिखा वो यहाँ के जो आर्काइव्स हैं उसमें भी वो सूचना नहीं है। और ये रामायण के बहुत ही बड़े प्रेमी थे, और इनका उसी सिलसिले में ही सूरीनाम जाना पड़ गया। इन्होंने रामायण नहीं देखी थी, ये मधुआ के थे, हमीरपुर जिले में, और ये चाहते थे कि रामायण तो अच्छी तरह समझते थे, रामलीला देखूं। तो रामलीला देखने के लिए कानपुर गए, वहाँ परेड में रामलीला होती थी, वहाँ इन्होंने रामलीला देखी, और उसके बाद फिर ये वहाँ से वापस जाने लगे। तो वहाँ पर कहते हैं कि 2 शरीफ मुसलमान दिखाई मुझको दिए, कहने लगे, अरे आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्या किया है, गाड़ियां तो सब निकल गई, आज गाड़ियां नहीं हैं। और इस तरह से उसको चंगुल में फंसा लिया और ये सूरीनाम ले गए। लेकिन सूरीनाम में भी इन्होंने रामायण का पाठ, रामायण क्या है, उसका विश्लेषण कैसे हो, हिंदुओं को सिखाया। ये बहुत बड़ी हस्ती थी। और जो बायोग्राफी इन्होंने बाद में वो बनी, वही डायरी के अनुसार, वो अब तो जीवन प्रकाश के नाम से है, और मुझको ये मिली थी काफ़ी पहले, 70 में मुझको मिल गई थी, तो तब मैंने कॉपीज भी कर ली थी, मैंने भी काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इनकी जिन पर काम हो सकता है। इन्होंने एक तो पैगंबर मोहम्मद पर लिखी थी, बड़ी अजीब सी बात है, और लोगों ने इन्होंने मुसलमानों से कहा कि अगर पैगंबर मोहम्मद को तुम मानते हो तो उनकी भी स्तुति करो और उनकी भी प्रार्थना करो, और वैसे ही करो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख की थी, लोग पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। तो उन्होंने भी, वो कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं में रामायण की शैली पर ही पैगंबर की पूरी कहानी लिख दी है। मैंने सोचा था इसको मैं छपवाऊं, लेकिन किसी का ना ये समय नहीं है, बहुत मुश्किलात आ सकती हैं, तो मैंने छपवाई नहीं, लेकिन मेरे पास सामग्री पड़ी हुई है। 1 मिनट में आपको, हाँ, इस व्यक्ति का जो फोटो है ये देखिए, ये था ये आदमी, ये मुंशी था, पढ़ाता था हमीरपुर क्लास मधुआ में। और मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसकी आयु भी 98 रही थी, 98 साल रही थी। और इसने जितना लिखा, बहुत कुछ लिखा, कविताओं के रूप में और कहानियों के रूप में, और काफी विद्यार्थियों को सूरीनाम में इन्होंने एक तरह से प्रेरणा दी कि ये भी कुछ करें। और उस प्रेरणा में मैं कुछ आपको सुना दूं ताकि आपको पता पड़े कि हिंदी को लेके कैसे लोग चले। हिंदी के बारे में इन्होंने जैसे लिखा, ये मुंशी रहमान खान ये लिखते हैं, भारतवासी यहाँ पर आए, धर्म कर्म निज साथ ही लाए, 5 वर्ष कंट्रैक्ट पिटाई, सबसे राखी सत्य मिटाई, हिंदू पाल हैं अपने कर्तव्य, मुसलमान पूजा है निराकार रब, रहे निज देश अटल अचारा, नहीं कर सके यहाँ व्यवहारा, धर्म मुताबिक कारज करही, धर्म ग्रंथ आज्ञा अनुसार ही, नहीं छल कपट न दूसर कर्मा, दोनों पालहि निज निज धर्मा, यह विधि बहुत काल चल गई हूँ, धर्म विरुद्ध नहीं कारज भय हूँ, परले बालक धर्म अनुकूला, दीन
सीख शुभ नहीं अतिकूला, मात पिता विद्या पढ़वाई, धर्म ज्ञान सब विधि बतलाई, अब न बालक भये बयाने, सयाने, धर्म कर्म सब विधि पहचाने। और इसीलिए इन्होंने हमेशा एक 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 वाक्य हमेशा लोगों को सुनाते थे। इनको तो यहाँ की रानी से भी बहुत बड़ा कुछ मेडल वगैरह मिला था और उसको बड़े मन से लगाते थे। इन्होंने कहा और लिखा अपने हिंदुस्तानियों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सूरीनाम में ये लोग अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं और त्रिनिदाद में इंडियन कहते हैं, लेकिन वेस्ट इंडियंस यही गयाना में है, यही त्रिनिदाद में है, इसमें और देशों में भी यही है। ये कहते थे, रहियो तुम जिस देश में, पलियो नृप की नीत, चलियो अपने धर्म पर सबसे करियो प्रीत। क्योंकि बिना प्रीत के आप रह ही नहीं सकते। तो एडजस्टमेंट की बात इन्होंने यहाँ पर दे दी। इनके बाद में बहुत से विद्यार्थी हुए जिन्होंने बहुत कुछ काम किया, जिसमें एक बड़े मेरे अच्छे मित्र थे, अब तो चले गए, श्रीनिवासी। उन्होंने हिंदी में ही लिखना आरंभ किया था और अभी 2 वर्ष हुए वो चले गए। इसके अतिरिक्त एक और थे रमन सिंह, वो उनको भी मैं जानता था, वो भी चले गए। इन्होंने हिंदी में ही रखा, लेकिन अपनी एक तरह से जो सरनामी या भोजपुरी जो भी आप नाम दें, क्योंकि इसमें मगही भी है, बहुत सी भाषा हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा। और एक भारत से गए थे विद्वान जो कि भारत सरकार के लिए गए थे वहाँ पर, हिंदी भी उन्होंने सिखाई, महात्म सिंह नाम था। ये भी इधर के ही थे, उत्तर ये पूरब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के थे। ये तो अब चले गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत से लोगों को बहुत प्रेरणा दी कि तुम हिंदी में काम करो और हिंदी को ही लेके आगे बढ़ो, अपनी भाषा को रखो। जी तो मैं भी कहता हूँ, जो भी मातृभाषा आपके पास हो उसको रखो, लेकिन एक भाषा ऐसी भी हो जिससे आप हिंदुस्तान से भी बात कर सकें, और एक वैश्वीकरण में जो और भी भारतीय दूसरे देशों में बसे हैं उनसे भी बात कर सकें। तो अभी कुछ वर्ष हुए जब न्यूयॉर्क में हिंदी संगोष्ठी हुई थी, विश्व हिंदी संगोष्ठी, तो उसमें एक मेरे मित्र थे, वो भी चले गए, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता बनाई थी और उन्होंने ये कहा, हम तो के का बोली, बोली बोली भाषा बोली, अवधी के भोजपुरी, हिंदी की खड़ी बोली, हम तो के का बोली, तू तो हमारी महतारी है। तो ऐसे इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आई। और अब देखिए, जैसे ये रमन सिंह ने लिखा, ये सब बात की बात है, ये समझिए ये 50 की बात की। उससे पहले तो खाली वो बिरहा वगैरह जो है उनको तो खोजबीन करनी होगी। हाँ, झूमर वगैरह हैं, जो आजकल चटनी सॉन्ग्स आ रहे हैं कैरिबियन देशों में, उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी, सूरीनाम से। क्योंकि सूरीनाम ही एक ऐसा देश है जहाँ पर की भाषा बोली जाती है और किसी भी देश में भाषा नहीं बोली जाती, जिसको हम हिंदी कह लें, सरनामी कह लें, भोजपुरी कह लें, कुछ भी कह लें। देखिए, ये एक है अमर सिंह लिखी है। पहले तो उन्होंने अपने बारे में कहा, ये 97 की बात है, इनमें न तो प्यार की बातें हैं, इनमें न तो भयानक रातें हैं, न राजा न रानी है, सुख दुख के सपनों में छोटी सी मेरी कहानी है। इन्होंने ये भी कहा हिंदी के लिए, अपने 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 समुदाय के लिए परिवार में बात करते थे, छोड़ अली हिंदुस्तान बबुआ पेटवा के लिए, अब दुनिया के लोगों, फिर उन्होंने आगे कहा कुछ और बात कही हिंदी के बारे में, आए दुनिया के लोगों सुन लो एक खबर मस्तानी, हिंदी सीखो हिंदी बोलो, हिंदी से ही हिंदुस्तानी। तो इस तरह से काफी लोगों ने काम किया और उस काम के लिए जो बाद में कवि आए, बहुत से लोग आए, उन्होंने बहुत काम किया और इस पर कुछ काम हुआ है, मैंने भी कुछ काम किया है, लेकिन इस पर भी बहुत काम करना है। एक ही मेरा इस पर कहना है कि भारत सरकार को भी चाहिए कि कुछ राशि लोगों को दे,
विद्यार्थियों को दे और वहाँ पर अपने अध्यापकों को भी वहाँ भेजे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को वहाँ भेजे, एक्सपोज करे और वहाँ से जो सामग्री लाएं उस सामग्री का प्रयोग जो है वो विज्ञान या साहित्य को बढ़ाने के काम आ सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए थे, उनका नाम था रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह ने, ये सूरनाम की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक चंद्र मुक्तावली लिखी और उसमें उन्होंने कहा, वैसे ड्रामा भी लिखते थे, ड्रामा भी बहुत गए हैं आपके, काफी नाटक वहाँ खेले गए, और उसमें ये कहा निज भाषा सीखे बिना क्या जानोगे खास, समझोगे कैसे बना तुम्हारा अपना हिंदुस्तान, अपना इतिहास, हे सपूत सुरनाम के हिंदी का करमान, खुद पढ़िए पुण्य और को कर आकर्षित ध्यान, एक ध्येय हो जन मानव का अवगुण निकट न आवे, भेद भाव नहीं लेश मात्र हो हर जन प्यार दिखावे। तो इस तरह से कहने का मतलब बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं तो चाहूंगा कि हमारे जो प्रवासी बाहर गए, चाहे वो मॉरिशस रहा हो, चाहे वो फिजी रहा हो, क्योंकि 3 ही देश हैं, मॉरिशस में हिंदुस्तानी भाषा या हिंदी भाषा बोली जाती है, फिजी में भी बोली जाती है और सूरीनाम में भी बोली जाती है, लेकिन तीनों देशों की अब दशा ये हो गई है कि वहां पर एक तरह का क्रियोलीकरण बढ़ने से लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दी है और जो क्रियोल भाषा वहाँ की हैं उन्हीं को अपना रहे हैं और उन्हीं पर काम कर रहे हैं। और इसमें चाहूंगा कि हमको चाहिए कि हम अब हमारे विद्वान वहाँ जाएं और वहाँ जाकर हिंदी का पुनरुत्थान करें। और जैसे कि मैं फर्गूसन की बात कर रहा था, ये जो 60 में जो 50-60 में जो भाषा वैज्ञानिक हुए, तो उसमें एक फिशर भी थे, और फिशर का तो कहना जो था उसी को मैं अब भी कहता हूँ। फिशर का कहना यह था कि जितनी भाषाएं हैं आप बोलिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वो बड़ी है या वो छोटी है, क्योंकि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसको हम तू भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन तू से कहने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक दूसरे रूप में देख रहे हैं। हमारे लिए भगवान भगवान है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहूंगा कि भारत के स्कूलों में भी हमारे जो प्रवासी बाहर गए हैं, जिन्होंने कुछ लिखा है, उस सामग्री को उनको भी सिखाया जाए, बताया जाए। ये भी तो भारत की संतान थी जो बाहर गई, और इनके आजादी तो यहीं के थे, या आजादी भी चले गए। अगर हम ऐसा बताएंगे तो हम ऐसा एक नया प्रचार कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को पता हो जाएगा कि भारतीय जो यहीं नहीं है और जगह भी हैं। ये तो आजकल उनको भारतवंशी कहा जाता है। वो अटल जी की सरकार के समय में जब कमीशन बैठा था तो यही सोचा गया कि इनको भारतवंशी कहा जाए, लेकिन इनका कहना यह है, बहुत से लोग कहते हैं हम तो भारतीय हैं, लेकिन हम जब भारत जाते हैं तो हमारे साथ जो है एक तरह से भेदभाव किया जाता है। ये बाहर से आया है, इसको क्या पता भारत में क्या है। अगर हम पैसा भेजना चाहें भारत में, गांव में स्कूल बनवाने के लिए, किसी और काम के लिए, पैसा तो भेज देते हैं, लेकिन उसका कुछ होता नहीं। तो मैं चाहूंगा कि हमको भी अपनी चेतना से, अगर ये लोग कुछ हमारे लिए कर सकते हैं तो हम भी इनको आगे बढ़ाएं और अपने साथ रखें, संबंध रखें, क्योंकि ये अपनी जड़ें खोदने के लिए भारत आते हैं। अब देखिए, अब आजकल हम देखें कि जो ट्वाइस माइग्रेंट्स हम कहेंगे, जो दोबारा प्रवास किए हैं, जो यहाँ नेदरलैंड्स में हैं, लिस्बन में हैं, आपके यहाँ इंग्लैंड में है और जगह हैं, तो इनके साथ एक ट्रायंगल बना हुआ है। वो ट्रायंगल ये कहता है कि एक जो बिंदु है वो हमारे माता पिता का, आजा आजी का है, जिन्होंने इन टापुओं में जाके वहां पर सहायता की, चाहे वो सूरीनाम रहा हो, चाहे त्रिनिदाद रहा हो, चाहे बारबोडस रहा हो, कुछ रहा हो, लेकिन वहां इन्होंने सहायता की और वहां से ये लोग
जब ये देश स्वतंत्र हो गए तो यहाँ चले आए। अब यहाँ पर आके शादी की, लेकिन बच्चे जो हुए तो बच्चे तो कहते हैं भाई हमारी मातृभूमि तो अब ये है, लेकिन हम उसको नहीं भूलेंगे, क्योंकि माता पिता की मातृभूमि तो सूरीनाम थी, त्रिनिदाद थी, गयाना थी, जो भी कुछ कहिए। लेकिन भारत से जहाँ से हमारे लोग आए थे उसको भी हम नहीं भूलना चाहते हैं। दुख इस बात का है कि भारत के बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जो माता पिता या आजा आजी थे वो तो चले गए, बताने वाले तो वही थे, वो लोकगीत बताते, वो अपने गीतों से हमको बताते कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन वो नहीं। हाँ, एक बात जरूर, जैसे सूरीनाम को मैं लूं तो सूरीनाम में जब भी यहाँ कुछ होता है, जो विवाह वगैरह होते हैं, तो देखिए उसमें भारत की तरह से होता है। पहले तो जब छठी से पहले सोहर गाई जाती है, गाती हैं स्त्रियां मिलके, और उसके बाद में जब छठी होती है तो चटनी सॉन्ग्स होते हैं स्पेशली, वो गाए जाते हैं। और उसके बाद सोहर, ओलार, झूमर, जो भी कुछ हो। और जब शादियां होती हैं उससे पहले तो मुंडन होता है, उसमें भी गीत गाए जाते हैं। इमली घोटाई, तिलक, मठ कोरवा यानी तिलवन जिसे हम लोग कहते हैं, भटवान, और बारात, और फिर परछन, माड़ो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चौक भी बनाते हैं बीच बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब समय पर स्त्रियां गीत गाती हैं, और कभी कभी गालियां भी दी जाती हैं। जैसे होता है जब बारात आती है तो स्त्रियां जो गालियों के रूप में भी कहती हैं ये बाहर से आते हैं हमारी लड़की ले जा रहे हैं, तो वो भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने साहित्य में एक तरह से ईश्वर को अपने पास रखा है, जो कि क्योंकि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं तो वो भी रखते हैं। हालांकि वहाँ समस्या हुई थी, मुसलमान भारत में पश्चिम में नमाज पढ़ते हैं, और जो मुसलमान यहाँ से वहाँ गए वो भी पश्चिम में पढ़ने लगे। तो कुछ मुसलमान प्रचारक वहां पहुंचे, भाई आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? वो तो पूरब में है। कहने साहब पूरब में कैसे हो सकता है, हमारे पूर्वजों ने हमेशा पश्चिम में ही नमाज पढ़ी थी। तो क्योंकि अब उनको भौगोलिक स्थिति पता नहीं है, इसलिए ये सब हो जाता है। खैर, अब एक और बात आ रही है जिसमें कि कल हमारे शिव जी ने बताया था, जो मैंने भी बहुत कुछ देखा है, वो ये कि अगर हम हिंदी या मानक हिंदी को सामने लाते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से इनको बहुत, और समस्याएं जो हैं कारक में होती हैं। अब जैसे यहाँ के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। अब ये जो ने है, कर्ता ने, ये ने कहाँ से आ गया? किसी उत्तर भारत की भाषाओं में ने नहीं है, फारसी में भी ने नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इनकी समस्या आ जाती है कि वो सकारात्मक है या अकार्मक है, क्या किस तरह का वो क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहाँ का की के की बात जो आ रही है वो भी ठीक है, लेकिन को के स्थान पर तो के का ही प्रयोग करते हैं। तो लिंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन है। तो कहने का मेरा मतलब है, और उच्चारण में भी बहुत सी बातें हैं। अब जैसे फिर, रा को ला कहेंगे फिल। तो कहने का मतलब है इनको समझाना पड़ता है कि भाई देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये विकल्प आपके पास है, जिसको भी आप चाहें आप ले लें। अपने लोगों में आप ऐसा ही कीजिए जैसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भारत के लोग मिलते हैं तो उनसे बात कीजिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब भी ये लोग भारतीयों से मिलेंगे या भारत के नेताओं से मिलेंगे तो प्रयत्न यही करेंगे कि जितनी भी अच्छी इनको शुद्ध हिंदी या मानक हिंदी आती है उसी का ये प्रयोग करें, और करते भी हैं। खैर, ये तो बातें ये हुई। अब देखिए, मैं एक बात बता रहा था, मुंशी रहमान खां के बारे में बताया था, उन्होंने बहुत लिखा है। मैंने इनको खोजा था तो इनके ऊपर मैंने एक 60 पेज का, त्रिनिदाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, एक आलेख लिखा था। वो अंग्रेजी में है लेकिन मैं आपको भेज सकता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए ये कहते हैं, अब इन्होंने किस्सा हातम ताई को पद्य में लिखा। अब कहते हैं
जिसको मुंशी रहमान खान, हिंदुस्तान और जगह का नाम बता रहे हैं, हिंदी साहित्य कवि डाइकफिल चार सूरीनाम डच गयाना निवासी ने परम प्रिय धर्म चस्पी से परोपकारी रसन सज्जनों के लिए हितार्थ अति परिश्रम से अपनी अल्प बुद्धि अनुसार गद्य से पद दोहा चौपाइयों में रचना की। फिर वो कहते हैं जो सुमिरन होता है, सुमिरन कर रव पाक का घर हृदय में पीर, कथा पुराणन की कहूँ सुनियो सज्जन वीर, लिखत में सबसे होत है मूल ग्रंथ के माए, सज्जन पढ़त सुधा तें दोष न देव ताएं, या से मैं विनती करूँ शीश नवऊं बहुबार, हो पुस्तक में भूल कहीं सज्जन ले सुधार। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये भी प्रयत्न किया कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब वहां पर जब स्कूल बने तो वहां पर जो हिंदी सिखाई गई तो उसमें एक कटनी के नाथूराम होते थे, उन्होंने हिंदी की किताब लिखी, वो बम्बई से छपी थी। उसी किताब का प्रयोग करते थे कि कैसे, वैसे मुंशी रहमान खान ने स्वयं हिंदी की पुस्तकें बनाई, वो छपी नहीं, मेरे पास पढ़ी है कॉपी में, उस पर कुछ लिख रहा हूँ। इन्होंने दो ग्रंथ, कवितावली और ग्रंथावली के नाम से दो पुस्तकें शायद ये भारत से छपवाई थी, और उसमें कुछ अपने दोहे, कुछ जो ये कहना चाहते थे वो उन्होंने लिखा था, और मेरे पास भी काफ़ी आ गई थी, मैंने लोगों को बांट दी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और जिसको भी चाहिए। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि बहुत से लोग हुए जिन्होंने काम किया। मेरा काम तो इतना ही है कि जब काफ़ी मेरे मित्र रहे हैं, धर्मवीर भारती ने से मुझसे कहा, मेरे अच्छे मित्र थे, गौतम जी सूरीनाम स्वतंत्र होने वाला है तो आप सूरीनाम पर एक अंक निकालिए पूरा। तो मैंने 8-10 लोगों का, हालांकि लिखाई मैं नहीं था क्योंकि उनका नाम भी आना चाहिए, तो लिखा था एक और धाम अब स्वतंत्र हो रहा है सूरीनाम। ये 75 की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझसे जो कुछ हो सकता है मैंने किया है। मैं आपको एक कविता अपनी बताऊंगा आपको, समय हो रहा है ना? हाँ, वो ये कि हालांकि मैंने किसी के नाम से लिखा है, सूर्य नाम के वयोवृद्ध के नाम से, लेकिन थी तो मेरी कविता। मैं कहता हूँ उन भारतवासियों के लिए, जली रोटी की मुस्कान का किस्सा मेरे आजा आजी के अनुभव, त्रासदी, कुंठा और शराफत का बयान था। सुनकर मेरा आपा मेरे आपे में न होता, पर सुनते ही चाह में प्रतीक्षा ही किया करता, और इस प्रक्रिया में कभी कभी गांव की सजी भीति का दर्द उनकी आंखों से गुजरता, आंसुओं की बूंदों में उनकी सतरंगी कहानी स्वतः ही साकार हो जाती। तो मैं भारतीय होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हुआ है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ के लोगों में, बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन कुछ राजनीतिक स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि मतभेद हो रहा है, भेदभाव होने लगा है क्रियोलों में और हिंदुस्तानियों, जबकि पहले कभी नहीं था। तो उसको अगर हम लोग एक दूसरे रूप से देखें तो उस पर हम कुछ हल निकाल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, तंग इसमें क्या नाम है भूल गया, त्रिनिदाद में वहाँ के हिंदुस्तानियों ने बहुत कम लिखा, क्योंकि वहाँ पे प्रेस्बिटेरियन ने कुछ स्कूल खोले थे और हिंदुस्तानी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे वहाँ जाएं वरना ईसाई बन जाएंगे। तो ये तो भदेश साहब थे, वो काफ़ी पहले की बात है, उनके एक रिश्तेदार थे, उनका भी पिछले वर्ष अंतकाल हो गया। तो उन्होंने फिर एक हिंदी संस्था खोली, हिंदी स्त्रियों का स्कूल खोला।
और कोशिश यही की कि हम कैसे सब कुछ समझें और अपनी बात, अपनी अस्मिता को लोगों का सामने लाएं, अपने लोक गीतों को न भूलें। तो ये वहाँ काम हुआ। लेकिन अब कुछ लोगों ने वहाँ काम किया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा समाचार पत्र निकलता, उसको निकालने वाले वहीं के एक रवि हैं, वो काम करते हैं, बहुत बड़ा हिंदू मानते हैं अपने को। और लेकिन यही है कि देखिए, एक बार मैं, बहुत पहले की बात है, मैं यहीं गया तो यहाँ पर मेरे मित्र थे ब्रोंसले, तो उन्होंने, पता नहीं, मैं तो फिल्म बना रहा था, वहाँ पूजा हो रही थी बहुत बड़ी कोई, बहुत लोग थे, तो मेरा नाम दे दिया कि ये पंडित आए हैं हॉलैंड से, ये कुछ बोलेंगे। मैंने कहा भाई ये मुझको क्यों तकलीफ दे रहे हो, मैं ये सब नहीं चाहता। खैर मैंने जो भी कुछ किया, मैंने अपने अंग्रेजी में बताया क्योंकि हिंदी उनको नहीं आती थी। बाद में खाना वाना हुआ तो मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं हिंदी आती। तो अपनी पत्रिका, उन्होंने पुस्तक दिखाई जिसमें ट्रांसक्रिप्शन में लिख रखा था रोमन भाषा में पूरी हिंदी को। तो मैंने कहा देखिए आपको तो कुछ सीखनी चाहिए, आप तो सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर प्रयत्न करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ उनसे भी सीख सकते हैं। और प्रयत्न यही है कि वहाँ के विद्यार्थी वो भी हमसे कुछ सीखें। और जब अपने को भारतीय मानते हैं तो भारतीय माने, लेकिन एक तरह से जन्म तो यहाँ हुआ, उनकी समस्या आ रही है बिलोंगिंगनेस, पता नहीं मैं संबंध, उनके संबंध भारत से कैसे हैं, लॉन्गिंगनेस, बिलोंगिंगनेस, इस पर यहाँ पर बहुत समस्या अब चल रही है। वो ये कि भारत एक तरह से अनजाना देश बन गया है। वो जानते हैं कि भारत में बहुत कुछ हो रहा है, उनको पीड़ा भी होती है और वो भारत की सहायता भी करना चाहते हैं, लेकिन भारत कभी देखा नहीं। भारत को बताने वाले खाली ये दूतावास हैं, इनके पास समय होता नहीं, क्षमा कीजिएगा, तो ये क्या बताएं। तो अब उनके लिए भारत एक काल्पनिक देश बन गया, और उस काल्पनिक देश में क्या होता था वो सुनते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है मैं तो जर्मनी में रहता हूँ, मैं तो जर्मन का हूँ, सब मेरे सहपाठी यहीं के हैं, मैं नेदरलैंड में रहता हूँ, मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो इससे समस्या होती है। मैं चाहूँगा कि भारतीय राजदूतावास भी अब एक नया कदम उठाएं और उस नए कदम से लोगों को समझाएं, और समझाने के बाद में फिल्म्स दिखाएं, जो भी कुछ हो सकता है, ताकि उनको ये पता पड़े तो उनके आजा आजी भारत से ही आए थे और उनको नहीं भुलाया जा सकता। मैं तो एक बात कहता हूँ, अभी समाप्त कर रहा हूँ, मेरा तो ये नेम रहा है कम से कम 4 दशकों से, वो ये कि मैं जब किसी से मिलता हूँ, भेदभाव मुझ में कुछ नहीं है, मैं सबको जो हूँ आदर से मिलता हूँ, अपना प्यार मोहब्बत देता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। ये अनुलोमा प्रतिलोमा की बात नहीं है, ये बात ये है सबको समानता से रखने की बात है। और दूसरी बात ये मैं लोगों से कहता हूँ, जो नास्तिक लोग हैं, कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, मैं कहता हूँ आप सत्य को तो मानते हैं, अगर सत्य को मानते हैं तो उसमें कोई, वो तो आकार भी उसका नहीं है और वो तो एक तरह से निराकार है। लेकिन एक बात है, आप जानते हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, और इस स्वरूप को जो आपको मिला है, ये कैसे मिला, ये तो जानते हैं ना, ये तो आप सत्य है कि हाँ ये तो हमारे माता पिता ने दिया। मैंने कहा सबसे बड़े भगवान आपके माता पिता हैं, और अगर इतिहास देखेंगे तो उनका भी काफी पहले माता पिता रहे होंगे, उनके माता पिता रहे होंगे, ये सत्य है। और सबसे बड़े भगवान तो वही हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनसे कुछ सीखिए। अगर ऐसा करेंगे तो अपने परिवार का, जब परिवार में आप जाएंगे, सबको सुखी बनाएंगे, और एक मानवता या इंसानियत जो भी कहिए, उसका एक नया नियम सामने आएगा, और उस नियम को हम सब लोग अपनाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया गौतम साहब। कुछ छोटे छोटे सवाल हैं,
अगर आप ये कुछ सवाल कहना भी शायद ठीक नहीं हो, कुछ जिज्ञासाएं हैं कुछ लोगों की, तो अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं, नहीं नहीं, ठीक। अगर आप। हाँ, जी। ठीक है, ठीक। तो एक तो ये जानना चाहते हैं कुछ लोग कि सूरीनाम और दूसरे जो देश हैं, और खास तौर से पर आपने आज केंद्रित किया, तो वहाँ जो हिंदी जिस भी रूप में आज है, उसकी स्क्रिप्ट लिपि क्या है? नागरी है कि अब रोमन है? नहीं, आजकल तो नागरी है, लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे दो विद्यार्थियों ने ग्रामर लिखी थी, और तभी एक मेरे जान पहचान के हैं, वो सूरीनाम में रहते हैं। उन्होंने कहा, और राजनीतिक समस्या को लेके हम लोग सरनामी बोलेंगे, ठीक है। और फिर हिंदी को उन्होंने कहा कि हिंदी जो है विदेशी भाषा। इस पर तो काफी झगड़ा हुआ, लेकिन ठीक है, मैंने भी प्रयत्न किया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसमें उनकी एक जी। कविताओं की किताब जो है शायद बनारस में ही छपी थी, और वो देवनागरी में छपी है। अब लोगों ने देवनागरी अपना ली है, लेकिन फिर भी एक प्रयत्न उनका यही रहता है कि जिस भाषा को वो जानते हैं, रोमनिक भाषा, इसके लिपि समझिए, उसमें लिख देते हैं, हम्म, लेकिन हम्म, मान्यता है। जी। एक जिज्ञासा ये भी है कि कैरेबियन कंट्रीज में क्या ये जाति व्यवस्था का स्वरूप भारत जैसा ही है या वहाँ कुछ बदलाव है? इस पर मैं बताऊंगा। देखिए, इन देशों के लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ जात प्रथा नहीं है, लेकिन मेरे अपने अनुसंधान से, शोध कार्य से मुझे पता पड़ा है कि वहाँ जात प्रथा जब शुरू शुरू में आए थे, जब ये नहीं जा सके थे, तो यही प्रश्न रहता था कि जब हम लौट के जाएंगे तो अपने गांव में, अपने समाज में मिलेंगे, तो वहाँ तो जात से ही रहना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने जाति प्रथा तो समाप्त कर दी, इसलिए कि जब ये लोग बंदरगाह जाते थे तो बंदरगाह में सबको ये लोग हुगली में नहाते थे, और वहाँ पर कोई पंडित होते थे, कहते थे जनेऊ वनेऊ सब उतार कर फेंक दो, अब सब आप लोग मानव बन गए हो, जात प्रथा खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन जब इनका जहाज पुरी के पास से गुजरता था, तो सब लोग बड़े खड़े होकर, इसके मेरे मेरे पास इसके संदर्भ हैं, खड़े होकर पुरी की तरफ ध्यान लगाते थे, नमस्कार करते थे कि हे भारत, अब हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अवसर मिलेगा अवश्य आएंगे, और आप हमारे हृदय में हमेशा रहेंगे। तो जहाजों में भी ये पता लगाया जाता था कि कौन गा सकता है, कौन कुछ कर सकता है, कोई मर जाता था तो जो पंडित वगैरह थे वो अपने आप ही आ जाते थे। लेकिन जाति प्रथा जैसे कि फिजी में है, किसी हद तक आपके त्रिनिदाद में भी है, और देशों में, यहाँ सूरीनाम में है, लेकिन इसका दूसरा रूप है। और वो रूप ये है कि लोगों ने, मैंने तो आर्काइव्स देखे हैं, मैंने उसमें देखा है कि लोगों ने, उनका नाम था कल्लू, उनसे पूछा होगा तुम्हारा नाम क्या है बंदरगाह पे कलकत्ते में, कहा मैं तो कल्लू हूँ। तो कल्लू के जितने भी बच्चे हैं उनको सरनाम, उनको जो पारिवारिक नाम कल्लू दे दिया गया। तो कोई कल्लू रहे होंगे, उन्होंने कहा कि भाई हमको ये नाम ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने आर्काइव्स में जाके अपना नाम बदलवा लिया, अपना नाम उन्होंने सिंह लिखवा लिया। तो बहुत से लोगों ने सिंह नाम का एक तरह से संस्कृताइजेशन कहिए, संस्कृतिकरण, वो नाम उन्होंने लिए। पहली चीज, शादियां होती हैं, लेकिन एक बात जरूर देखी जाती है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में है। भारत में जब लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है, और जब स्त्रियां लड़की देखने जाती हैं, तो एक बात जरूर देखती, मैंने देखा बचपन से, कि भाई लड़की गोरी है या नहीं है। तो ये भेदभाव की भावनाएं आ जाती हैं, और अगर काली होगी तो कहे नहीं नहीं ये मेरे लड़के के लिए, इसके लिए। तो वहाँ यहाँ का जो सिस्टम है वो ये कि शादी तो हो गई है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत काम हो गया, तो मैंने लोगों को सुनते हुए देखा है, साला चमार कहीं का, वो अपनी
उसको तो नहीं भूल सकता। तो इस तरह से जाति प्रथा वहां है, नाम से नहीं है। एक सवाल और भी है, ये चटनी संगीत आपने कहा, ये जानना चाहते हैं कुछ लोग कि चटनी संगीत क्या है। देखिए ऐसा है कि इधर काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं, सीडीज बनाई गई हैं, और अगर अवसर होगा तो मैं आपको भिजवाऊंगा। तो ऐसा है कि सोहर के टाइम पर कुछ चटनी उन्होंने नाम दे दिया जो कि अच्छी लगने वाले गीत हों। तो उन गीतों का प्रसार सूरीनाम में हुआ था और उसी का नाम चला गया फिर इसमें गयाना में, और गयाना में तो कम गाने वाले हैं, लेकिन त्रिनिदाद में। तो आप तो जानते हैं कि भारत में बहुत पहले एक गीत गाया जाता था, फुलौरी बिना चटनी कैसे बने। तो कहने का मतलब ये है कि उधर से ही आया है। और त्रिनिदाद के लोग तो कहते हैं कि जो गीत सूरीनाम में गाया जाता था अब हम उसको चटनी कहते हैं। तो शुरुआत ऐसे हुई, उसमें जो है प्यार की बातें, जलन की बातें सभी आ जाती हैं, लेकिन जो अंत है उसका वो प्यार का होता है, सब मिल के खुशी रह रहे हैं। अब मैं आपको सुनाया नहीं तो वरना मेरे पास टेप पे सुना सकता था। जी जी ठीक। तो नलिनी जी का ये वो प्रोफेसर नलिनी डलवाय का भी आपके लिए एक सवाल, या सवाल तो कहना शायद उचित नहीं होगा, उनका वो ये उनकी उत्सुकता है कि आपको इस तरह का रिसर्च करने का मोटिवेशन कैसे हुआ, कौन सी चीज थी जिसने आपको इस तरह का रिसर्च करने के लिए इतने लंबे समय तक मोटिवेट किया। नहीं, ऐसा हुआ कि देखिए मुझको यहाँ, मैं तो पहले लखनऊ में पढ़ाता था, जब लखनऊ पढ़ाने के बाद यहाँ आया और मैं आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझको एक तरह से भेजा गया जबरदस्ती, जाओ जाओ। तो एक हफ्ते के अंदर, सप्ताह के अंदर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया, फिर मैं इधर आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि मेरा जो समाज था, जिस समाज में मैं परिवेश था, वो परिवेश लेखकों का था, संगीतज्ञों का था, तो वो परिवेश मेरा छूट गया। तो फिर यहाँ भारतीय दूतावास से मुलाकात हुई, और मैं भी बहुत अच्छा कभी गाता था, रेडियो पर मैंने गाया, वो बात छोड़िए, लेकिन और यहाँ भी मैंने बहुत गाया है। तो फिर मेरे दोस्त बनते गए। तब यहाँ पर एक संस्था होती थी जिसका नाम था मनन, वो सूरीनामी हिंदुस्तानियों की संस्था थी। तो मुझको उसका सदस्य बना दिया गया, मैंने भी वहाँ गाया है। तो धीरे धीरे फिर एक मेरी मंडली बन गई, और उस मंडली को मैं ले जाता था और जगह जगह भारतीय संगीत क्या है। फिर यहाँ के रेडियो पर भी मैंने लोगों को बताया हिंदी में कि भाई भारत है क्या, वो भारत के लिए प्रोग्राम था। फिर एक डेलीगेशन आया, उनका मैंने प्रोग्राम करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ आकर मुझको ऐसा लगा, क्योंकि डच को मैं नहीं जानता था तब, कि अगर मेरे सदस्य हैं, जान पहचान के हैं, जो मुझको समझ सकते हैं, वो हिंदुस्तानी समझ सकते हैं। और ये लोग कोशिश करते थे अच्छी हिंदी बोले। तो फिर मैंने फिर इनकी भाषा समझने का प्रयत्न किया, इनके गीतों को समझने का प्रयत्न किया। अब आप एक बात बताऊं कि यहाँ पर लोग फिल्म देखना चाहते थे, तो मैंने एक वेस्ट इंडियन फिल्म सोसाइटी कायम की, यहाँ बनाई, और लंदन जा जाके फिल्म लाया करते थे हम लोगों को दिखाने के लिए। तो उसमें बस एक दुख मुझे अवश्य है और अभी तक है। एक बार मैं 2 मिनट लूंगा, एक बार मैं भारतीय दूतावास गया था, ध्वजारोहण हो रहा था, 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है, और उसके बाद वो चाय वाय भी देते हैं। तो मैं हिंदी में बात कर रहा था, तो कोई सचिव थी, सेक्रेटरी थी, उनकी पत्नी कहने, अरे गौतम साहब आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो, कहाँ सीखी कहाँ सीखी? और मैंने कहा मैंने तो भारत में सीखी। अच्छा, पिताजी ने वहां भेजा था? मैंने जवाब नहीं दिया। खैर वो बातें होती रही। उसके बाद में कोई सज्जन आए
उन्होंने ये कहा कि ये तो सूरीनामी हैं, हिंदुस्तानी नहीं है। क्योंकि मुझको जो एक संज्ञा दे दी गई थी यहाँ पर, अभी तक चल रही है, कि जो यहाँ पे 1.25 लाख हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, उनमें से एक गौतम जी हैं, वही तो उनके एडवाइजर हैं। तो फिर वो आए, एक और व्यक्ति आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो भारत के हैं भाई। तो फिर वो हंसी, कहना आपने बताया नहीं। मैंने कहा आपने पूछा ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता। तो कहने का मेरा मतलब है कि तब मेरी मुलाकात सुन्नामी हिंदुस्तानियों से हुई और मेरे दिल में ये बात आई कि इनको मैं अच्छी तरह से समझूं। और फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। अब जो है अगले वर्ष शायद मेरी बहुत बड़ी किताब निकलेगी, 2 किताबें निकलेंगी। एक तो ये जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि जहां जहां भारतीय हैं उनमें 2 बातें जरूर हैं, एक तो जलन और चुगली करना। और इसको मैंने अच्छी तरह से देखा सरनामियों में भी। जो भी सरनामी होगा चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, मैं सभापति बनूं, मैं ये करूं वो कर, जो हमारे हिंदुस्तानियों में प्रवृत्ति तो वही है। तो एक इस पर किताब मेरी निकलेगी कि ये सब क्या हो रहा है, कहाँ हम अपने को बदल सकते हैं। और दूसरा कि इन लोगों ने कैसे अपना इतिहास बनाया नेदरलैंड्स में आके और सूरीनाम की सहायता की। ये 2 किताबें आएंगी, लेकिन वो काफी मोटी किताब होंगी। और लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि समय तो लगता ही है। जी, ये 2 सवाल, और ख़ास तौर से जो यंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि अगर कैरेबियन या सूरीनामी कल्चर और उसकी हिस्ट्री और उसका संगीत और उसका फोकलोर वगैरह के बारे में जो आपने बताई चीज़ें, तो अगर यहाँ के स्कॉलर्स काम करना चाहें कुछ इन विषयों पर, तो कौन से ऐसे विषय आपकी नज़र में हैं? बहुत सारी जानकारी आपने दी भी कि जिस पर वो काम कर सकते हैं, जिस पर अभी भी आर्काइव अवेलेबल है। जैसे 2 चीज़ें जो आपने बताई, उस पर ज़्यादा लोगों की का ध्यान गया है। एक तो आपने बताया कि मुंशी रहमान खान ने जो कुछ लिखा है उसमें से कुछ चीज़ों पर तो काम हुआ है, बाकी पर अभी भी नहीं काम हुआ है। दूसरा जो आपने कहा है कि बिरहा और लोक संगीत पर जो है, वो सुरेंद्र गंभीर का आपने नाम लिया, जो पेंसिल्वेनिया में है, कि उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन यहाँ भी बहुत ज्यादा काम करने की अभी गुंजाइश है। लेकिन ये तो 2 चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आपकी नजर में है क्या ऐसा देखिए जहाँ? जी कई 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 जी, वही कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर यहाँ के स्कॉलर्स अगर चाहें तो देखिए काम कर सकते हैं? हम लोग 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो चीज जी। ये कि स्कॉलर्स किस विभाग के हैं, ये बहुत जरूरी है। हम्म, अगर वो जी। साइकोलॉजिस्ट हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, या स्पेशलिस्ट किसी और फील्ड में है सोशल साइंसेस के, तो उनके लिए तो सब्जेक्ट तो विषय बहुत मिल जाएंगे। अगर वो ह्यूमैनिटीज के हैं, लिटरेचर से संबंधित हैं, तो यहाँ पर भी विषय काफी हैं। अब मेरा सवाल यही होगा, प्रश्न ये होगा कि वो किस सब्जेक्ट को लेकर पूछना चाहते, किस सत्र को लेकर पूछना चाहते हैं, सोशल साइंसेस को या ह्यूमैनिटीज को। वो ज्यादातर लोग तो, क्योंकि हम लोग स्वयं ह्यूमैनिटीज के हैं, तो उससे जुड़े हुए लोग ज्यादा हैं। लेकिन सोशल साइंस के भी लोग हैं, और अब तो कई बार तो दोनों चीजें, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज भी इतना ओवरलैप कर रही हैं कि दोनों को बनाना मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन आपकी नजर में क्या ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिस पर काम देखिए, तो करना चाहिए? अगर हम सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो उनकी प्रथाएं हैं उन पर काम करना है। प्रथा में विशेष रूप से जो मैं समझता हूँ संरचना का बहुत बड़ा अंग है, लेवी स्ट्रॉस ने भी किया है काम, मैं भी कर रहा हूँ, वो ये है कि रिक्रूटमेंट पैटर्न, मतलब जब विवाह होते हैं तो विवाह में हमेशा एक बात सोची जाती है, जिसको मैं एक दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, कॉग्निटिव मेथोडोलॉजी मेरी है। अब पता नहीं मैं कैसे उसका अनुवाद करूं, कि आपको पता लगाना है कि आदमी क्या सोच रहा है।
तो ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं कहीं शादी करूं तो किस तरह की लड़की हो, किस तरह का लड़का हो। इस विषय पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, तो इस पर भी काम हो सकता है। लेकिन इसके साथ जो कॉग्निशन की बात आ रही है, उस कॉग्निशन को अगर हम लिपिबद्ध कर दें तो ह्यूमैनिटीज का साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो हम कर ही नहीं पाते ना, कोई सोचता ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये जो अभी मैंने तो खाली बताया ही था बिरहा और विदेशिया वगैरह के बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भाषा की दृष्टि से हम देखें, जब लोग आपस में मिलते हैं तो क्या उनकी अपनी भाषा में भी कुछ भिन्नता हैं? देखिए, हिंदी में तो आप कहेंगे, तू कहेंगे, तुम कहेंगे। इनके यहाँ तो खाली तू और हम हैं, लेकिन तू और हम के बीच में भी संबंध होगा, कुछ तो कुछ अंतर होगा। उस अंतर को आज तक किसी ने नहीं लिखा है, तो उस पर भी रिसर्च हो सकती है। और उसके लिए जो भी रिसर्च करना चाहेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव ऑल द डिटेल्स कि कैसे रिसर्च की जा सकती है। अपनी तरफ से रिसर्च वो अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि मेरी रिसर्च नहीं है, मेरा शोध काम नहीं है ये। और एक बात और भी हो सकती है कि जितने भी भारतीय साहित्यकारों के बारे में उनको पता है, क्या वो भारतीय साहित्यकारों का साहित्य उनके जीवन पर भी कुछ प्रभाव डालता है या नहीं? अब देखिए, कोई साहित्यकार अगर उसने कुछ उपन्यास लिखा, तो जब मैंने उससे भारत में आके पूछा, भाई आप ये लगा रहे हैं व्याकरण में, ये आपने कैसे सोचा? कह रहे भाई मैंने तो कुछ नहीं सोचा, मैं तो बस बोल लेता हूँ, मैंने इसी तरह से लिख दिया है। इस चक्कर में एक व्यक्ति बड़े अच्छे थे, मैं उनको तो, मुझको तो एक तरह से भतीजा मानते थे, अमृतलाल नागर। उनके घर में बहुत गया हूँ, और वो तो लिखते स्वयं नहीं थे, विद्यार्थियों को बुला के लिखवाया करते थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर उनसे आप पूछें, मैं पूछा करता था, चाहे वो नाच्यो बहुत गोपाल्या किताब रही, या मानस का हंस रही, या कोई भी किताब रही, मेरे पास सब उनका पढ़ा हुआ। तो वो कहते थे, बेटे ऐसा है, मैंने तो पहले रिसर्च की थी, और रिसर्च करने के बाद फिर मैं इस नतीजे पे आया कि मैं क्या लिखूं, लेकिन जो लिखना मेरा होगा वो उसी के लिए होगा जो समझ सके। तो उन्होंने अपनी किताबों में यही लिखा कि अगर वो ब्रिज में गए तो ब्रिज आ गई, अगर वो उधर अवधि में आए तो अवधि आ गई, और जो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ठीक। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस पर भी कुछ काम हो सकता है। अब ये जितने भी कम से कम 10-15 जो 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 कवि और साहित्यकार सूरीनाम के ही अकेले हैं, इन पर भी काम हो, लेकिन इस तरह का काम नहीं हुआ। आपने पूछा था किसी ने, जैसे मैं काम करना चाहता हूँ, ये व्याकरण दृष्टि से ने कहाँ से आ गया, कर्ता का ने है, और कर्म की जगह को। तो ये तो खैर, तो मेरा अपना है, क्योंकि जर्मनी में भी इस तरह का काफी काम होता है और होता रहा है, लेकिन भारत में इस तरह का काम नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी कुछ काम किया जा सकता है। और कहने को तो मैं अभी और कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि लोक गीतों में या बिरहा के गीतों में जो संदर्भ दिए जाएंगे, उनके बारे में भी पता लगाना है। क्योंकि एक आपको मैं उदाहरण दूंगा, गयाना का है, ये 1884 और 88 के बीच की बात है, अखबारों में भी निकला था। भारतीय समझते थे अब तो यहाँ काफी समय रह गए, अपने घर चले, जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि पूरब में हमारा भारत है, पैदल चलते, पैदल चले। पैदल चलने के बाद वो आ गए वहां पर निकेरी नदी के पास, जो गयाना की आखिरी नदी, उधर सूरनाम पड़ता है, और किसी तरह से वो निकेरी नदी पार की। जैसे ही पार की तो वहां पर उनको एक तरह के भोजपुरिया टाइप की, अवधी टाइप की भाषा दिखाई दी। कहने के तो हम तो लगता है, मुझको तो लगता है हिंदुस्तान में आ गए, हालांकि वो कलकत्ता सोच रहे थे।
तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सी बात है, जब तक लोग यहाँ नहीं आएंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं समझ पाएंगे। और समझने के लिए ये बस यही है कि मैं तो आपके साथ हूँ, आई कैन ऑलवेज गिव द रेफरेंसेस और ये वो, लेकिन ये भी बता सकता हूँ कैसे आपको आगे बढ़ना है। लेकिन मेन जो गाइड होंगे वो तो भारत के ही होंगे। मेरी तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, मेरा कहीं नाम भी नहीं चाहिए, मुझे कहीं नाम भी नहीं चाहिए। पता नहीं मैंने उत्तर दिया है नहीं दिया, तो मैं दिया तो, लेकिन मुझे इस पर आपसे आगे भी बढ़ के कुछ एरियाज हम लोग चुन सकते हैं कि इन में या इन विषय, जैसे स्कॉलर्स अगर उसमें और उनकी उत्सुकता में देख रहा हूँ कि इस तरह की चीजों पर काम कर सकते हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो आगे हम लोग बात करके कुछ विषय तय कर सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक विषय जिस पर कुछ लोगों से रिसर्च के लिए रिसर्च कराया जा सकता है, या कोई प्रोजेक्ट के रूप में भी उसको लिया जा सकता है, और उसमें यंगस्टर्स हैं, नए युवक हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उसमें शामिल हो सकते हैं, और आपका इनपुट, आपका मार्गदर्शन उनको मिलेगा, तो वो उस काम को शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन ये इतनी सारी जानकारी और सूचनाएं आपके माध्यम से मिली मुझे भी, और नई पीढ़ी के हमारे युवा अध्येता हैं, स्कॉलर्स, उनको भी। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम लोग इसी तरह से आपस में जुड़े रहेंगे। और जो कुछ चीज़ें आप कह रहे थे कि वो भेजने के लिए कि आपके पास हैं कुछ लेख आपके हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें आप साझा करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो अगर आप भेजेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और मैं दूसरे लोगों को भी यहाँ के उसको भेज सकता हूँ कि वो भी उसको पढ़ें और उससे सीखें, या अगर कहीं उनका मन करता है कि क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं तो उसमें आगे भी और आपसे बात करें, तो एक इस तरीके का भी आगे ये सिलसिला हम लोग कायम रखेंगे और उस पर बातचीत करते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय हम लोगों को दिया है, उससे निश्चय ही हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। और कल का जो व्याख्यान है, छठा व्याख्यान संभवतः, वो सुबह के अनुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा, और वो व्याख्यान देंगे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल से हम लोग सभी लोग वाकिफ हैं। न्यूयॉर्क से वो इधर 3 या उससे भी अधिक महीनों से अमेरिका में है, तो एक तरह से वो भी उन विद्वानों की श्रेणी में आ जाते हैं जो हैं तो भारतीय, लेकिन रह रहे हैं भारत से बाहर विदेश में। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब तो उस तरह से विदेश में नहीं रह रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में वो लगभग 3 या उससे भी ज्यादा समय से वहाँ अमेरिका में हैं, और वो कल अपना व्याख्यान, जिसकी सूचना आप सभी लोगों के पास है, जायसी के पद्मावत पर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि कबीर की किताब से हम लोग उनके वाकिफ हैं। कबीर के बाद उन्होंने जायसी पर भी एक किताब लिखी, और वो संयोग से अंग्रेजी में है। मेरा ख्याल है कि उसका हिंदी अनुवाद अभी शायद नहीं आया है। तो जायसी के बारे में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को सुनना अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पुस्तक तो पढ़ी है, लेकिन उस पर बोलते हुए कम से कम मैंने तो नहीं सुना है उनको। तो इसलिए एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश है कि कल सुबह सुबह ध्यान रखिए 11 बजे आप लोग जुड़ें, और मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पहले जुड़ जाएं, 11 से पहले,
तो बेहतर होगा कि, क्योंकि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की पब्लिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, तो उनको सुनने वाले लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इसलिए अगर आप थोड़ा सा पहले से जुड़ जाएंगे तो आपको आपको जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि ये भी पता चला है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है, जो हमने सोचा था कि गूगल मीट के माध्यम से संभव है, उसकी भी अपनी ऐसी जटिलताएं हैं कि उन जटिलताओं को पार कर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों को जोड़ पाना शायद आज भी संभव नहीं हुआ है, अरे और कल भी संभव नहीं हो पाएगा। अब ये मुमकिन है कि कल के बाद 2 दिन कोई व्याख्यान नहीं है, 22 और 23 को, तो ये संभव है कि अगर ऐसी समस्या बनी रही तो 23 के बाद यानी 24 को जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम गूगल मीट की बजाय जूम पर शिफ्ट करने की सोचें। लेकिन जो भी होगा वो जानकारी फेसबुक के माध्यम से या और दूसरे सोशल मीडिया के जो साधन हैं उनके माध्यम से हम आप तक भेजते रहेंगे। आप लोग जुड़े और आप लोगों ने प्रोफेसर मोहन गौतम को इतने ध्यान से सुना और उनसे अपनी जिज्ञासाएं भी साझा की। इसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कल 11 बजे सुबह हम लोग प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल को सुनने के लिए फिर यहीं पर जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।